गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश गुप्ता, आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज आपको केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको नोट्स जैसे पहले मिल चुके हैं, तो आप अपने नोट्स का पेज नंबर 1 खोलिए। आज मैं आपको जितना भी कराऊंगा वो आपको आपके नोट्स के अंदर मिलेगा। आप उसको पहले मेरे बोर्ड पर समझेंगे और उसके बाद जो होता है उसको अपनी कॉपी में जो है अपने कॉपी से उसको रीड करेंगे और लर्न करेंगे इसको। मैं अगले लेक्चर्स में जो है जितना भी टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उसको कवर करूंगा, उसको मैं नेक्स्ट टर्न पर आपसे पूछूंगा और फिर हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, पहला है एसिड कि देखिए एसिड क्या होते हैं। एसिड ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको एसिड कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। कहने का सेंस हमारा यहाँ पर ये है कि अगर हम सब्सटेंस को ऐसा सब्सटेंस लें जिसको हम पानी में घोलें, पानी में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उनको एसिड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हुआ विनेगर, सिट्रिक एसिड, HCl, H2SO4। जैसे हुआ विनेगर, सिट्रिक एसिड, HCl और H2SO4। ठीक, तो देखिए जैसे विनेगर है जो घर में हम लोग सिरका यूज़ करते हैं खाने में, वो भी एक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो नींबू यूज़ करते हैं खाने में, वो भी एक एसिड है। HCl इसको जो है सॉल्ट ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी नमक का अम्ल कहा जाता है, जो पेट के अंदर बनता है, यही डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये भी एक एसिड है। इसी तरीके से H2SO4 जो टॉयलेट को साफ़ करने के लिए क्लीनर यूज़ करा जाता है, वो भी H2SO4 है। टॉयलेट क्लीनर की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉयलेट में जो बाहर से एसिड मिलाया जाता है जो मार्केट में मिलता है वो है H2SO4। टॉयलेट क्लीनर नहीं, जैसे लाइजॉल वगैरह, ये H2SO4 नहीं है। ठीक है, तो जो टॉयलेट वगैरह में डाला जाता है सफाई के लिए वो भी जो होता है एसिड होता है। तो इसका फार्मूला होता है H2SO4। ये सारे जो होंगे वो एसिड्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में घोलने पर वो OH आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं सोल्यूशन में। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस कहलाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे सब्सटेंस जिनको आप पानी में घोलें और पानी में घोलने पर वो OH आयन देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। तो देखिए जैसे NaOH, KOH। NaOH क्या होता है? जैसे कपड़े धुलने वाला सोडा। ठीक है, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है जो धोबी लेके जाता है और कपड़े को जो है साफ करके लेकर आता है, तो ये क्या है? NaOH। तो कास्टिक सोडा इसी को कहा जाता है, तो ये क्या है? बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। ठीक है, तो बेस वो होगा जो पानी में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो बेस कहलाते हैं। फिर आता है सॉल्ट के बारे में। देखिए सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस। एसिड और बेस अभी ऊपर क्लियर हुआ है। जब एसिड और बेस को भी आप आपस में मिला देंगे तो जो बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा। एसिड और बेस को जब आप आपस में मिलाएंगे, मिलाने पर जो बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा। तो सॉल्ट क्या हुआ? एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट। तो देखिए सॉल्ट क्या है? प्रोडक्ट है जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। फिर है टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप होता है? 5 टाइप का होता है। देखिए अगर एसिड कंटेंट ज़्यादा तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस कंटेंट ज़्यादा तो बेसिक सॉल्ट, अगर दोनों कंटेंट बराबर तो न्यूट्रल सॉल्ट। देखिएगा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। तो अगर एसिड कंटेंट ज़्यादा तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस का कंटेंट ज़्यादा तो बेसिक सॉल्ट, अगर दोनों बराबर तो नॉर्मल सॉल्ट। देखिए ये ज़्यादा कम का मतलब यहाँ पर एक बार फिर से समझ ले। अगर एसिडिक स्ट्रॉन्ग है और बेस मेरा वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है और एसिड का कंटेंट मेरा वीक है, यानी वीक एसिड यूज़ हुआ है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये अलग चीज़ होती है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है और इलेक्ट्रोवैलेंट भी पाया जाए और कोवैलेंट भी बॉन्ड पाया जाए, तो वो सॉल्ट जो होंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएंगे। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है डबल सॉल्ट। 2 सॉल्ट को हम आपस में मिला दें, मिलाने के बाद उसको पानी में डिसॉल्व कर दें, फिर उसको बॉयल करके ठंडा कर लें, तो जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा वो डबल सॉल्ट कहलाएगा। मतलब 2 सॉल्ट का मिक्सचर, उसको कहेंगे डबल सॉल्ट। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अगला देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है,
तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। देखिए जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस, बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड। तो जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। When any acid react with any base to form salt and water, this process is known as neutralization. तो देखिए जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। फिर देखिए आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा गाड़ी में इंडिकेटर लगा रहता है। आपने इंडिकेटर को जो है राइट की तरफ दबाया तो इसका मतलब है कि आपको राइट में मोड़ना है। अगर आपने लेफ्ट की तरफ प्रेस किया है उसको तो इसका मतलब आपको लेफ्ट में मोड़ना है। तो इसी तरीके से जो है केमिस्ट्री में भी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एज ए इंडिकेटर वर्क करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि रिएक्शन किस मीडियम में चल रही है और कौन सा मीडियम अब आने वाला है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो हमें ये बताएं कि रिएक्शन एक मीडियम में कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को इंडिकेटर कहा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ बता रखा है, सब्सटेंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मीडियम चेंज बाय चेंज इन ओन कलर्स, यानी अपने कलर्स को बदलते हुए, अपने कलर को बदल कर मीडियम के चेंज होने की जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। ठीक, जैसे है आपका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे मेथिल ऑरेंज, ठीक है, फेनाफ्थलीन। ये दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेटर में हैं। और एक है आपका लिटमस पेपर। ठीक है, आपने सुना होगा लिटमस पेपर, आप उसे नेट पर भी डाल कर सर्च कर सकते हैं लिटमस पेपर को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल्स कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल्स कहलाते हैं और कैटायन बना लेते हैं। देखिए जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं इसको बोर्ड पर बताता हूँ। मान लीजिए मेटल है मेरे पास M और इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा दिया और देखिए ये चेंज हो गया 1 इलेक्ट्रॉन में। देखिए M फॉर मेटल, M चेंज इनटू कैटायन बाय डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और डोनेट करके खुद कैटायन बना रहा है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है। ये क्या कहलाएगा, मेटल। ये क्या कहलाएगा, कैटायन। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं और अपने आप को कैटायन में बदल देते हैं वो मेटल कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल्स देखिए क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है, यानी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो और एनायन बनाने की टेंडेंसी रखता हो उसको कहा जाएगा नॉन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया M में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया, देखिए M चेंज हो गया माइनस में। तो देखिए ये मेटल था, इस मेटल ने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए इस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है, ऐड करा है, अपने में अटैच करा है और ये किसमें चेंज हो गया, एनायन में, यानी माइनस के चार्ज में ये चेंज हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर माइनस का चार्ज बनाते हैं, इसका मतलब एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे रहा आपका क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होता है वो गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होती हैं वो गैस फेज में ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इसमें तो जो मेटल में था उसमें देखिए जैसे सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, यानी फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जो होंगे वो आपके मेटल्स कहलाएंगे। और इधर फोर्थ बी से सेवन्थ बी तक, फोर्थ ए से जो है सेवन्थ ए तक का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा जो होगा आपका नॉन मेटल्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको बच्चों जो है वीडियो को पॉज कर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास जो नोट्स हैं उसमें से जो है इसको पढ़िए ज़रूर। ठीक है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी एक बार देखिए और कॉपी को अपनी मिलाइए और लर्न जरूर करें बच्चों इसको। क्योंकि मैं जो है अगले लेक्चर में, जैसा भी मैंने पहले भी बताया, मैं इसको सुनूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए हम लोग फिर सेकंड पेज को डिस्कस करते हैं। तो अपनी कॉपी का सेकंड पेज खोलिए, मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ।
देखिए m चेंज हो गया माइनस में। तो देखिए ये मेटल था, इस मेटल ने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए इस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है, ऐड करा है, अपने में अटैच करा है, और ये इसमें चेंज हो गया एनायन में, यानी माइनस के चार्ज में ये चेंज हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर माइनस का चार्ज बनाते हैं, इसका मतलब एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे रहा आपका क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होता है वो गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होती हैं वो गैस फेज में ही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और इसमें तो जो मेटल में था उसमें देखिए जैसे सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, यानी फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जो होंगे वो आपके मेटल्स कहलाएंगे। और इधर फोर्थ बी से सेवन्थ बी तक, फोर्थ ए से जो है सेवन्थ ए तक का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा जो होगा आपका नॉन मेटल्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको बच्चों जो है वीडियो को पॉज कर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके पास जो नोट्स हैं उसमें से जो है इसको पढ़िए ज़रूर, ठीक है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी एक बार देखिए, और कॉपी को अपनी मिलाइए और लर्न जरूर करें बच्चों इसको। क्योंकि मैं जो है अगले लेक्चर में, जैसा भी मैंने पहले भी बताया, मैं इसको सुनूंगा जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग फिर सेकंड पेज को डिस्कस करते हैं। तो अपनी कॉपी का सेकंड पेज खोलिए, मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ। चलो बच्चों इसके आगे देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनते हैं उनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनते हैं उनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। फिर देखो अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड विच बाइंड्स अप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, यानी जिनमें ये टेंडेंसी हो कि वो कैटायन और एनायन बना सकते हो। और जब कैटायन एनायन आप बनेंगे, बनने के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। इसका मतलब दो अपोजिट आयनों के बीच जो फोर्स वर्क करती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटायन भी हो, जिनमें एनायन भी हो, और उनके बीच में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है, तो ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ होता है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। जैसे हम लोग घर में नमक खाते हैं NaCl, ये जो होगा आपका इसी टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। फिर देखिए आता है कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस से बनते हैं, मतलब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बने वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। देखिए ऊपर वाला जो था वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से बन रहा था, और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बनता है। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बनते हैं वो कहलाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। फिर देखिए आता है कोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स से बंधे हुए होते हैं उनको कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। यानी ऐसा कंपाउंड जो वॉन्डर वॉल फोर्स से बाइंड अप हो, मतलब जिसकी यूनिटेज होती हैं वो वॉन्डर वॉल फोर्स से बंधी हुई होती हैं, उनको कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। फिर देखिए आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से बनते हैं, यानी लोन पेयर के डोनेशन से बनते हैं, वो कहलाएंगे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनते हैं उनको जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर है बच्चों, ऐसा बॉन्ड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनता है वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती है और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगी, डोनेट करेगी, उसे डोनर कहा जाएगा, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेगी उसे रिसिपिएंट कहा जाता है। इसे डोनर से रिसिपिएंट की तरफ एरो का साइन लगाकर रिप्रेजेंट करा जाता है। ऐसा होता है एरो का साइन, ये साइन लगाकर रिप्रेजेंट करा जाता है। तो देखिए जिस तरफ एरो का हेड होगा उधर रिसिपिएंट स्पीसीज होगी, और जिधर की तरफ एरो की टेल होगी उधर डोनर स्पीसीज होगी, यानी उधर डोनर आइटम होगा, और जिधर हेड होगा उधर जो होता रिसिपिएंट आइटम होगा, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, अब है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस देखना है। तो देखते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अभी ऊपर जैसे बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनता है। ऐसे कोवैलेंट कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। तो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बने और ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। दूसरा डिफरेंस देखिए, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड अप होगा, जबकि जो कोवैलेंट होगा वो वैन डर वाल फोर्स से बाइंड अप होगा। ऊपर भी बताया है मैंने, ठीक है। फिर देखिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हैं, और हमने बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी होगी। तो जब एनर्जी हमें ज़्यादा देनी होगी तो इन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये वाले जो होंगे, जब ये वीक वैन डर वाल फोर्स से बंधे हुए हैं, यानी ये कमज़ोर बॉन्ड से बंधे हुए हैं, वीक बॉन्ड से बंधे हैं, तो इनको कम एनर्जी ही देंगे और ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। फिर देखिए अभी बताया कि ये वाले जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हैं, तो यानी इनमें कैटायन है और एनायन है। तो जब कैटायन और एनायन दोनों ही इनमें अवेलेबल है, तो ये कैसे होंगे, पोलर इन नेचर होंगे। और ये कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ना तो कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, दोनों ही बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर है तो ये नॉन पोलर होंगे और ये पोलर इन नेचर होंगे। फिर देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर वही कारण है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी एक कैटायन है एक एनायन है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो पाएगी। इनमें ना तो कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक बार वीडियो को पॉज कर इसको भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके पास जो नोट्स है उसका पेज नंबर 2 पर ये आपको मिलेगा। इसको एक बार पहले बोर्ड पर समझ लीजिए, मैंने आपको समझाया है, अपना पूरा प्रयास करा है। आप इसको एक बार अपने नोट्स में देखिए और उसको एक बार रीड करिए और लर्न जरूर करें बच्चों। चलिए एक बार वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में। क्या होती है एडिशन रिएक्शन। देखिए जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें, एडिशन रिएक्शन होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन करके सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएं, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएं, दूसरा ना बनाएं। तो अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो देखिए यहाँ बनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो देखिए बना कंपाउंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी एडिशन रिएक्शन। चलिए अगले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए when one element replaced by another one, जब एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जब एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर देता है रिएक्शन में, तो ये रिएक्शंस कैसी कहलाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगी। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दो, उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाता है जाकर, यानी स्वयं उसकी जगह पर आ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो देखो जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने आयरन का नेल्स डाल दिया, यानी लोहे की कील डाल दी, तो जितना भी कॉपर है वो देखो जो होगा, ये जितना भी कॉपर है वो क्या होगा, सब लोहे की कील के ऊपर आकर बैठ जाता है और सोल्यूशन फेरस सल्फेट का बन जाएगा। फिर से देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हमने, उसमें आयरन की नेल्स डाल दी, इसका मतलब हमने लोहे की कील डाल दी। तो जो लोहे की कील है, आप जानते हैं लोहे की कील काली होती है, तो जब आप उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो लोहे की जो कील है वो सुनहरी हो जाएगी। इसका मतलब जो कॉपर यहाँ निकला है वो उस लोहे की कील के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आयरन ने क्या करा, कॉपर को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से निकाल के बाहर कर दिया।
और देखो खुद उसके साथ जाकर बैठ गया, यानी सल्फेट के साथ आयरन की बॉन्डिंग हो गई और कॉपर हट गया। ठीक, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फिर देखिए आती है कंबस्टन रिएक्शन। क्या होती है? जब हम किसी कंपाउंड को लें और उसे हम गर्म करें या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, या तो उसे गर्म करें या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो अगर गर्म करते हैं तब भी वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में टूट जाता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में टूट जाता है, या दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है ना, उसमें ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को कंबस्टन रिएक्शन कहा जाएगा। यानी जब आप किसी कंपाउंड को गर्म करें या किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, पास करने पर वो अपने जो है वो अपने दो सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक है, या वो अपने जो है दो कंपोनेंट में टूट जाता है, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो कंबस्टन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने गर्म कर दिया, गर्म करने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। देखिए हमने बताया कि अगर कोई कंपाउंड गर्म करने पर या इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? कंबस्टन रिएक्शन। ठीक है, फिर देखते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन क्या होती है? सेम ऐसे ही है, जब हम किसी कंपाउंड को लें और उस कंपाउंड को या तो हम गर्म करें या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, पास करने पर वो भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में बदल जाता है, ठीक है, या दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाएगा। तो अब सवाल ये हुआ कि सर कंबस्टन में भी कोई कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा का सब्सटेंस में बदल जाता है और डिसोसिएशन में भी जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में बदल जाता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर कोई कंपाउंड ब्रेक हो जाए गर्म करने पर, इलेक्ट्रिसिटी देने पर, अगर वो ब्रेक हो जाए तो ब्रेक होकर वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बदल जाए, लेकिन ये वापस ना हो पाए। यानी अगर हमने टेम्परेचर के कारण वो जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बदला है, तो अगर हम टेम्परेचर हटा दें, टेम्परेचर को रिमूव कर दें, तो इन्हें फिर आपस में रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेना चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस दोबारा नहीं होती, यानी ये रिवर्स में नहीं आती है, तो अब ये रिएक्शन जो होगी, ये जो ब्रेकडाउनिंग होगी, ये कंबस्टन रिएक्शन कहलाएगी। और अगर हम उस फैक्टर को हटा लें, यानी टेम्परेचर को हटा लें, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना बंद कर दें, तो फिर ये आपस में रिएक्शन करके यही प्रोडक्ट बना लें, यानी फिर रिवर्स में आ जाए रिएक्शन, तब कहलाएगी डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, इर्रिवर्सिबल होती है, तो इसे कहा जाएगा कंबस्टन रिएक्शन। और अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो जाती है कि जब फैक्टर लगाया तो ब्रेक हो गई, फैक्टर हटाया तो वापस फिर रिवर्स हो गई, तो फिर ऐसी